राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय कन्हैया कुमार जी, यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम जी, वाइस प्रेसिडेंट सुनील जी, अभिषेक जी, मंच पर बैठे हुए यूनिसेफ यूनाइटेड पॉपुलेशन के हरिदास जी, डॉक्टर दीपांश जी, ठक्कर जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं सीताराम जी लांबा और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयत्न करके राजस्थान सरकार के सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से ये यूथ पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यूनाइटेड नेशंस का विश्व युवा दिवस है। अभी भाई कन्हैया कुमार जी ने अपनी बात रखी, मैं 2 मिनट में अपनी बात अपने ढंग से रखना चाहता हूँ। जो पॉलिसी हमने बनाई है, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने का काम इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है। आज इस पॉलिसी के इतर एक बात जो हमें खास तौर से समझने की आवश्यकता है, मैं और अशोक जी गहलोत 29 साल की उम्र में जनप्रतिनिधि बन गए थे। मैं 1980 में एमएलए बन गया था और अशोक जी गहलोत 1980 में सांसद बन गए और भारत सरकार में मंत्री बन गए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को 30वीं बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो एक नौजवान आदमी जब जनप्रतिनिधि बनता है, उनके मन में आकांक्षा होती है कि हम देश का निर्माण करने का काम कैसा करेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में 30वीं बार मुख्यमंत्री बनकर एक नौजवान जब राजनीति में आया और आज मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, तो उनके मन में कल्पना है कि जो नई जवान पीढ़ी है, उसके निर्माण करने की नीति का निर्माण करने का काम करें। इसलिए जब माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में ये नीति का डॉक्यूमेंट यहाँ रखा जा रहा है, तब मैं अपने अनुभव से माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस देश में, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं कर रहे हैं। जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी पॉलिसी की बात करें, वो पॉलिसी इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं हो पाएगी। क्यों इस देश में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राजीव गांधी ने कल्पना की कि हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण में 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायत और लोकल सेल्फ के चुनाव करने का निर्णय किया? क्यों राजीव गांधी जी के मन में कल्पना थी कि 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार दिया जाए? अब हम आज नौजवान पीढ़ी को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि वार्ड पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, पंचायत समिति सदस्य क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सांसद को क्या अधिकार है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो सांसद चर्चा कर सकता, संसद में चर्चा की जा सकती, वो कौन से विषय हैं जो स्टेट में डिस्कस किए जा सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है जहां पर दोनों सदन नियम बना सकते हैं। हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं। हम सिखा ही नहीं रहे कि वार्ड पंच की जिम्मेदारी क्या है। जब एक गांव का गरीब आदमी एनएफसी में उसका नाम नहीं आता है, जब गांव के एक गरीब आदमी का इंदिरा आवास योजना में नाम नहीं आता है, तब यह प्रश्न उठता है कि उसका चयन किसने किया। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चयन करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है। और ग्राम सभा का चयन करने का काम कौन करता है? इस देश में यदि वार्ड पंच प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करे, तो व्यक्तिगत लाभ की जितनी योजना हो, जिसको आज अशोक जी गहलोत राजस्थान में प्रोपेगेट कर रहे हैं, सही आदमी का उसका चयन करने का काम ग्राम सभा में और उसको ढंग से आइडेंटिफाई करने का काम है वार्ड पंच का। यदि वार्ड पंच अपने जिम्मेदारी का ठीक निर्वहन करे, तो एक वार्ड में संख्या होती है 250 वोट की। वो 250 वोट में उसे मालूम है कि मेरे गांव, मेरे उस वार्ड में बुजुर्ग आदमी कौन है, उस आदमी में उसको मालूम है कि गरीब आदमी कौन है जिसका एनएफसी में नाम आना चाहिए, वो आदमी कौन है जिसका इंदिरा आवास में नाम आना चाहिए। इसका चयन करने का काम ग्राम सभा में होता है। जब वो चयन गलत हो जाता है, तब जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के जो लाभ हैं उस आदमी को नहीं मिलते। तो सबसे पहले हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है कि जो सबसे छोटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इकाई है, जिसमें जो चुना हुआ प्रतिनिधि वार्ड पंच, उसकी जो ताकत है, वो ताकत प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकत है, व्यक्तिगत लाभ का लाभ देने का काम कर सकते हैं। अब पहली बार अशोक जी गहलोत की सरकार में राहत कैंप लगाए हैं। राहत कैंप में आपने देखे कि व्यक्तिगत लाभ के कौन कौन सी योजना बनाई है। हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम एनएफसी फूड पे जिसका नाम है, एनएफसी का अंदर नाम है फूड सिक्योरिटी में, उसको हम सब्सिडाइज एज पर राशन देंगे। जो बुजुर्ग आदमी उसकी पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये जो बुजुर्ग आदमी हैं, जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना में जोड़ने का काम किया, सभी गरीब परिवारों को और भी उन लोगों को जोड़ने के लिए पैसा देने का काम किया। अब जो
चिरंजीवी योजना में जो व्यक्ति लाभ लेने का काम करने का काम कर रहा है, उसके लाभ करने के काम करने में जो सरकार ने नियम बनाए, कानून बनाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या पैकेज है, सरकारी हॉस्पिटल में क्या पैकेज है, उसको कैसे बेनिफिट किया जा सकता है, ये जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना काम नहीं करेगा तब तक हम कोई भी पॉलिसी बना दें, उस पॉलिसी का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में यह भी जरूरी है कि हम नौजवान पीढ़ी को पॉलिटिकली एजुकेट करने का काम करें। और ये भी जरूरी है, माननीय अशोक जी गहलोत जो आपने निर्णय लिया, हम इस देश में कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने जिन वैल्यूज को चेरिश किया, उस वैल्यूज को नीचे इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। आपने प्रयत्न किया और राजस्थान में लीड लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन यह ज़्यादा आवश्यक है। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संविधान में हमने क्या लिखा है, संविधान में हमारा क्या कल्पना है, क्यों इस देश में हम समाजवादी लोकतांत्रिक समाज की निर्माण करना चाहते हैं, क्यों इस देश में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्यों इस देश में माइनॉरिटी के अधिकार दिए गए हैं, क्या उनके अधिकार हैं। उन अधिकारों को संरक्षण करने के लिए यदि हमने पॉलिटिकली एजुकेशन लोगों को नहीं दी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खतरे बढ़ जाएंगे। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खतरा इतिहास उठा के देख लें, हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, वो मंच का नहीं आया था। यदि चुनाव जीतने की प्रक्रिया में हम सब चीज़ों को सही ढंग से परफेक्ट में नहीं समझेंगे तो जो चुनौतियां आगे देश में आने वाली है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस यूथ पॉलिसी के साथ पॉलिटिकल एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों चुनी हुई सरकारें अपनी नीतियां संविधान के जो परिप्रेक्ष्य के उनके अंदर ही लागू कर सकती है, संविधान के इतर ये काम नहीं कर सकती। क्यों संविधान में हमने एक कल्पना की कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की जिम्मेदारी होगी। कितने नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम है कि हम चुनाव जीतने के बाद जो विधायिका बनाते हैं, जिस विधायिका के प्रति अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव, जो नियम और कानून बनाकर न्यायपालिका बनाती है, वो विधानसभाएं 25 दिन और 30 दिन चलती है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहाँ 400 विधानसभा के सदस्य हैं, वहाँ 18 दिन तक विधानसभा चलती है। अब 18 दिन तक विधानसभा चले, लोग वोट देकर जनप्रतिनिधि चुने, और विधायिका की जिम्मेदारी संविधान के अंतर्गत कि वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करेगी। जब हाउस ही नहीं चलेगा तो पॉलिसी की जो क्वालिटी है वो कैसे बनेगी, उसका निर्णय कौन करेगा। तब जुडिशरी का रोल आ जाता है, जो जुडिशरी के एक्टिविज्म के कारण जो चीज़ें हैं बदलती है, उसका इम्पैक्ट देश की गवर्नेंस के अंदर आता है। इसलिए मैं सबसे पहला, मेरा अनुभव ये कहता है कि सबसे पहले पॉलिटिकली एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने पॉलिटिकल एजुकेशन कर दी, क्यों वोट देने का अधिकार दिया, वोट देने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या टेम्पटेशन और दूसरी चीज़ों के आधार पर वोट देकर, जाति और धर्म के आधार पर वोट लेकर हम जिस तरह के प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो क्या संविधान की कल्पना के अनुसार देश की नीति निर्माण करने का काम करेंगे। यदि ये नहीं कर पाएंगे तो संसदीय लोकतंत्र में नई पीढ़ी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि कोरोना आएगा और कोरोना के बाद क्लासरूम में टीचिंग कैसे होगी। हमने तो कल्पना की थी कि क्लासरूम होगा, दीवारें होगी, ब्लैक बोर्ड होगा, पढ़ाने वाला आदमी होगा और पढ़ाने के बाद एजुकेशन होगी। 2 साल तक क्लासरूम बंद, पढ़ाने वाला आदमी नहीं। पढ़ाने के लिए हमने कल्पना की पढ़ाएंगे कैसे, मोबाइल के आधार पर पढ़ाई करेंगे। कभी कल्पना कीजिए, गांव का गरीब आदमी जिसका बच्चा 2 साल तक पढ़ा नहीं, जिसके माँ बाप को मोबाइल की जानकारी नहीं, उस मोबाइल के जानकारी के अभाव में वो गांव का गरीब आदमी का बच्चा किस तरह की उसने पढ़ाई की। 2 साल की पढ़ाई के बाद जो उनका गैप हो गया, एजुकेशन डिप्राइवेशन हो गया, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिस्कस किया, क्या विधानसभा में डिस्कस किया, क्या पार्लियामेंट में डिस्कस किया कि ये जो गैप हो गया, उस गैप के बाद जो नई पीढ़ी जो आज आ रही है, वो पीढ़ी आगे जाकर किस तरह का देश का निर्माण करेगी, उसकी काम करने का काम कौन करे। इसलिए आज ज़्यादा आवश्यक है कि जो नौजवान पीढ़ी के लोगों की पॉलिसी हम बना रहे हैं, उसमें एक चीज़ इनकलकेट करने की ज़रूरत है। सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए आईक्यू से ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब है डेफर ग्रेटिफिकेशन। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें भविष्य के निर्माण करने के लिए। यदि नौजवान पीढ़ी के लोग मोबाइल पर अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहे हैं, करिकुलम की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे और तकलीफ में आ जाएंगे। इन इमोशंस को कंट्रोल करके यदि हमने पढ़ाई कर ली तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा हो जाएगा। ये इमोशन कंट्रोल करने की चीज़ों को इनकलकेट करने की एजुकेशन करने की ज़रूरत है, जिससे टेम्पटेशन पर नहीं आ सके और नौजवान पीढ़ी के लोग आगे आ सके। ये इसलिए आवश्यक है कि हम जब पढ़ते थे तब डिस्ट्रक्शन नहीं था, तब मोबाइल नहीं था, गूगल नहीं था, इंस्टाग्राम में सूचना थी, वो जानकारी नहीं थी। अब इस गूगल के माध्यम से मैं हर जगह कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गूगल के इस मोबाइल के अंदर सारे गुण भरे हुए हैं।
इस मोबाइल के अंदर सारे अवगुण भरे हुए हैं। क्या हम एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को बता रहे हैं? क्या पेरेंट्स को बता रहे हैं हम कि गूगल के माध्यम से किस तरह की सोसाइटी बनेगी, समाज में किस तरह की विषमताएं पैदा हो रही है, किस तरह के नीचे बच्चे जो चीज़ों को लेकर अपने जीवन का करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ, मुझे वो तकलीफ होती है जब नौजवान पीढ़ी के बच्चे, एक परिवार की बच्ची दूसरे परिवार के साथ निकल के भग रही है और माँ बाप को जो तकलीफ आ रही है उसकी तकलीफ की कल्पना हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नौजवान पीढ़ी के बच्चों को खास तौर से आवश्यकता है, ये गूगल आपके लिए एसेट है पर ये गूगल आपके लिए लाइबिलिटी है। इस गूगल के बारे में यदि हमने ठीक ढंग से एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को सिखाने का काम नहीं किया तो आने वाला जो समाज है उस समाज में विषमता बढ़ेगी, उस विषमता के साथ साथ समाज में और तकलीफ बढ़ेगी। उस समाज के निर्माण की कल्पना यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने हमने एंटिसिपेट नहीं की तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के रूप में आपने कल्पना की कि नौजवान पीढ़ी के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। नौजवान पीढ़ी के एस्पिरेशन को एड्रेस करने के लिए आपने आईटी बेस्ड काम किए और आईटी बेस करके आज की डेट में नौजवान पीढ़ी को एक नई चीज़ और करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था लिटरेसी करने का काम, एडल्ट लिटरेसी करने का काम। आज टुडे एडल्ट लिटरेसी बिकम इररिलेवेंट। टुडे दी मोर इंपॉर्टेंट यदि गवर्नेंस के अंदर आईटी का रोल आ रहा है तो ये नौजवान पीढ़ी के लगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व बन जाता है कि समाज का वो वर्ग जिसको आईटी के मालूम नहीं है, जिसको ऑनलाइन में एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, जो ई मित्र पे डिपेंडेंट है, उन लोगों को हम आईटी की लिटरेसी का एजुकेशन इम्पार्ट करें। ये सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो बच्चे आज गरीब घर से पढ़ के आ रहे हैं उनके मन में कल्पना होनी चाहिए। मुझे जब पढ़ने का अवसर मिला, मेरे पिताजी को कॉलेज जाने का अवसर नहीं मिला था, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ लिख कर आ गया, राजनीति में आया और राजनीति में आकर ये कल्पना करके देखा मैंने कि आज भी समाज में पहली पीढ़ी के लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उनके पिताओं की जो एस्पिरेशन है उस एस्पिरेशन से एजुकेशन पॉलिसी के अपने नीड्स को पूरा नहीं करते। अभी रीट्स का एग्जाम हुआ, 14 लाख बच्चे बैठे, 12 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, 65,000 खाली भर्तियाँ हुई, तो 12 लाख बच्चे 11 लाख बच्चे क्या? ये जो बच्चे रीट के परीक्षा करने के बाद एक अध्यापक बनने की कल्पना कर रहे हैं, क्या एजुकेशन पॉलिसी में ये परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है कि हम हाथ से काम करने वाला आदमी, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी प्लम्बर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिशियन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई कारपेंटर अनएम्प्लॉयड नहीं है, पर ये नौजवान बच्चा जिसके माँ बाप पढ़ने के लिए उसको भेज रहे हैं, वो BA BSc BCom कर रहा है, उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी के संबंध में हम सोच ही नहीं रहे हैं। क्या एजुकेशन को एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करने के, इनकलकेट करने के लिए वैल्यू से एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए? ये बहुत से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के संबंध में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इनिशिएटिव लिया, यूनिएफ के लोगों ने आपको सहयोग दिया, माननीय सीताराम जी आपने बच्चों के साथ मिलकर जो प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाया, मैं आप उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। पर मैं आशा करता हूं कि इन तरह की जो समस्याएं हैं, एक नौजवान पीढ़ी का आदमी जो आज 29 साल का है, कल जो MLA बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसके मन में कल्पना होनी चाहिए